कि हमारे यहाँ बाहर का निवेश नहीं आ रहा है। अगर बाहर का निवेश आए तो हमारे जो नॉन रेजिडेंट कम्युनिटी है, सबसे पहले तो वो चाहेगा कि मेरे देश में शिक्षा आए। जब तक सभी युवक शिक्षित नहीं होंगे, हमारा देश विकसित देश हो जाए, मुझे नहीं लगता। अब जो तीसरा पॉइंट आता है जिसकी वजह से हमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा एनवायरनमेंट, जिसमें हम बिना कुछ किए धरे बीमार पड़ रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करूं तो मेरा गला फंस रहा है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। जी, मतलब हैरानी की बात है, मतलब माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं, मैं बड़ा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ इस बार के बजट से इस मुद्दे को लेकर कि मुझे कुछ कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिससे हम ये कह सकें या विश्वास ला सकें कि हाँ अब एनवायरनमेंट पे काम होगा, अब पोल्यूशन के ऊपर कुछ काम होगा। ये बजट कहाँ पेश किया जा रहा है? दिल्ली में पेश किया जा रहा है। वो दिल्ली जो देश का दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी और देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, वहाँ पर आज वित्त मंत्री जाकर के बजट पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि 5 साल बाद कोई वित्त मंत्री जब बजट पेश करने जा रहा होगा तो खांसते हुए जा रहा होगा। मेरे कुछ क्लाइंट्स बॉम्बे से जो मिलने आना चाहते हैं, वो मेरे से बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए, दिल्ली मत बुलाइए। तो जब देश में ही ये परिस्थिति है तो बाहर से तो किसी की क्या हिम्मत होगी आने की। अब आपने ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगा दिया, भाई आपने ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगा दिया, कंस्ट्रक्शन वालों को तो आपने कर्टन कवर कर ही दिया ना, तो वो कौन सी मिट्टी उड़ा रहे हैं? मिट्टी तो नीचे जमीन से उड़ रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त है कि ये इतना भयानक राक्षस है प्रदूषण, अगर इस पे केंद्र की सरकार नहीं सोचेगी तो किसी राज्य के बस का नहीं है। देश के लिए शर्म की बात होती है जब कोई खिलाड़ी बाहर से बैडमिंटन का आने के लिए कह दे कि मैं नहीं खेलूंगा ये मैच, मुझे जुर्माना देना होगा तो दे दूंगा, मुझे अपनी सांसों की कीमत पे कोई भी बैडमिंटन का मैच मंजूर नहीं है। बजट की बारीकियों को समझना है तो बजट में अंदर तक गोता लगाना होगा और हमें कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा जान पाएं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, ये सब कुछ जो है इसको लेकर हमारी सरकार सोचती क्या है, किस तरीके से पैसा खर्च करती है। तो हम इतने विद्वान तो है नहीं कि इतना पूरा बजट पढ़ लें, वो भी इतना अंग्रेजी में इतना बड़ा फर्रा। तो हमारा काम होता है बतौर पत्रकार विद्वान को आपके सामने ला के रख देना। ये अश्विनी तनेजा जी हैं, देश के जाने माने सीए हैं, बड़े वकील हैं और एक्स मेंबर हैं जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होता है उसमें सर आप थे, तो एक तरीके से जज का काम होता है उसमें। जी जी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अंडर जो इनकम टैक्स के केसेस लिटिगेशन होती है तो वहाँ टैक्स ट्रिब्यूनल निर्धारित करता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है वो ठीक है या टैक्स पेयर जो कह रहा है वो ठीक है, तो फाइनली फैसला करते हैं। तो कुल मिलाकर के सर जो है इन्होंने बजट को बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। हमने इनसे निवेदन किया कि प्लीज़ हमारे दर्शकों को आके बताइए। सर मैं आपसे टैक्स पर और जो तमाम बारीकियां उस पर बात करूंगा, लेकिन जो मेरा आम युवा दर्शक है उसके लिए मैं जानना चाहता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है प्रदूषण, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट को लेकर के सरकार क्या सोचती है। तो पहले शिक्षा से शुरू करते हैं, उसमें कहाँ बजट दिया गया, कितना दिया, पहले से बढ़ाया घटाया या क्या प्लान है सरकार के? देखिए, हमारे सामने एक जो चैलेंज हमेशा से रहा है कि इतनी सारी एलोकेशंस करने के बाद, डिफेंस और बाकी सब सब्सिडीज़ और बाकी सब तमाम एलोकेशंस करने के बाद शिक्षा के लिए बहुत कम बचता है, मात्र 1 लाख करोड़ के आसपास बचता है। उस एलोकेशन को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो अनाउंसमेंट किया गया है वो बड़ा अनाउंसमेंट है और उससे बहुत अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। और वो ये है कि 5 यूनिवर्सिटी टाउन्स बनाए जाएंगे, जैसे एक समय पर नालंदा हुआ करता था, या आज आप अमेरिका जाते हैं तो क्यों सबसे नंबर 1 है विश्व में आज, क्योंकि उनके पूरे के पूरे टाउन ही यूनिवर्सिटी टाउन में हो जाती है। अच्छा, कोई सा भी ले लीजिए, जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी ले लीजिए, अर्बाना शैम्पेन ले लीजिए, वो पूरा का पूरा टाउन ही यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा कुछ विज़न है हमारी सरकार का, बहुत अच्छा विज़न है। अगर इस पर हम काम कर पाएँ तो मुझे लगता है कि फिर जो युवा हैं हमारे, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, यूनिवर्सिटी जुड़ेगी, फिर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग सेंटर्स वहीं होंगे, तो सब कुछ पढ़ाई और ट्रेनिंग सेंटर सब वहीं होंगे। फिर एक छोटा सा और इसमें एडिशन हुआ है कि जो हमारी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के लिए कहा है कि शॉर्ट टर्म कोर्स करो, लोगों को पढ़ाओ और वो पढ़ाई करके MSMEs के में अपने सहयोग के भागीदार बने। तो ये एक कदम उठाने की कोशिश है, पर समस्या क्या आती है कि बजट में स्कीम तो बहुत अच्छी बनती है, अब उस पर कार्यान्वित कितना होना है, कितनी सक्सेसफुल होंगी, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। स्कीम अच्छी है यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने के लिए। नहीं, ये आपका जो सवाल है ये बहुत जायज़ सवाल है, इसलिए जायज़ सवाल है क्योंकि 2016 में आई थिंक दरभंगा एम्स के लिए बजट एलोकेट हुआ था जी,
और आज 10 साल होने को है और दरभंगा में एम्स के नाम पे सिर्फ अभी गेट तैयार हो पाया है, क्योंकि जो ज़मीन पे जो लाल फीताशाही है और जो पॉलिटिक्स का काम करती है जिस तरीके से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ लैंड एलोकेशन का है। तो कभी उसको कहीं और ज़मीन दी गई, फिर नीतीश कुमार इस तरफ थे तो ज़मीन वहाँ रही, फिर दूसरी पार्टी के साथ चले गए तो ज़मीन बदल गई। ये सब होते होते अब जब ज़मीन मिली है फाइनली, तो वहाँ 10 साल बाद एक गेट बन के तैयार हो पाया। तो जो आप बता रहे हो वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर सरकार इस दिशा में सोच रही है, चलिए कम से कम सोच रही है, हमारे लिए तो यही पहली बात अच्छी है कि हाँ चलो हमारे देश की सरकार भी ये सोच रही है कि हाँ शिक्षा को इस तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन एक आप बात में जो शुरू में आपने कही बहुत मार्के की कि शिक्षा के लिए बहुत कम बचता है पैसा, तो हमारा ये सोच में प्रॉब्लम नहीं है कि शिक्षा में पहले खर्च होना चाहिए बाकी के लिए बचे, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह है कि कर्जा ज्यादा है या डेफिसिट ज्यादा है, क्या है वजह? मैं इसमें 2-3 बातें रखता हूँ। अगर आप ध्यान दें किसी भी अच्छे देश की तरफ, तो शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो सिर्फ उस देश का नहीं होता है। अगर आप ध्यान दें तो उसमें बाकी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए बड़े सारे साधन जुड़ जाते हैं। हम उसी समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे यहाँ बाहर का निवेश नहीं आ रहा है। अगर बाहर का निवेश आए तो हमारे जो नॉन रेजिडेंट कम्युनिटी है, सबसे पहले तो वो चाहेगा कि मेरे देश में शिक्षा आए। जो भी आज सफल हो गया है मन से, वो हमारे देश से जुड़ा रहता है। पर ऐसा कोई इकोसिस्टम, ऐसा कोई माहौल नहीं बन पा रहा है कि वो इस देश से जुड़ें, अपना निवेश यहाँ करें और देश के विकास में सहयोग दें। तो अगर हम इसको कर पाएंगे साथ साथ, तो रिसोर्सेस और जो साधन चाहिए वो मुझे लगता है जुट जाएंगे। उसके लिए खाली टाउनशिप बनाने के लिए पूरा एक मिशन, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब सरकार निर्णय ले ले तो सब कुछ संभव है। आप दिल्ली मेट्रो का इतिहास उठा के देखिए। क्या आप सोच सकते हैं कि बसे हुए राजधानी में आप उसके एक मेट्रो ट्रेन की जगह निकाल लें, और जगह ही ना निकालें, सैकड़ों किलोमीटर की जगह निकाल लें? कभी सोच सकते थे जब बना था उससे पहले? हमें लगता था ये मेट्रो फेल हो जाएगी पर जब निर्णय हुआ तो संभव हो पाया। इतनी शक्ति का ही निर्णय लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने के लिए। किस तरह का निर्णय लिया गया कि भाई अगर ये लैंड एक्वायर होनी है तो होनी है, कंपनसेशन देना है तो देना है, कोई रास्ता नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं होगा उस पर। इस तरह का कानून पास होगा, यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी। अपने आप जब उनको, हमारे निवेशकों को लगेगा कि जब सरकार बिल्कुल निर्णयबद्ध है, तो वो अपने आप निवेश करेंगे, आएंगे, संसाधन जुटेंगे और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर पाएंगे। आपने जो बात कही ना, उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ कि पॉलिटिकल विल क्या होती है। जब अगर सरकार चाह ले करना है तो करना है जी। देश में नक्सलिज्म बहुत बड़ी समस्या है और कश्मीर में जितना खून नहीं बहा उससे ज्यादा खून बस्तर में बहा है। लेकिन बीते 2 साल में सरकार ने चाहा कि नक्सलवाद को समाप्त करना है और एक डेडलाइन दी गृह मंत्री अमित शाह ने कि 31 मार्च 2026। आज आप देखेंगे तो नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है जी। जो काम 2 साल पहले जब अनाउंसमेंट हुआ था तो हम अधिकारियों से और पत्रकारों से पूछते थे तो हम हंसते थे, बोले पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि इतना जंगलों में डीप रूटेड है जी। और आज देखिए कि वही कह रहे हैं कि भैया मार्च से पहले लग रहा है फरवरी में खत्म हो जाएगा। तो एक पॉलिटिकल विल वहां दिखी जी। सिपाही से लेकर डीजीपी तक क्लियर था 31 मार्च 2026 जी। जो बात आपने कही कि अगर ये बात क्लियर हो जाए कि लैंड देनी है तो देनी है जी, या ये जो मुआवजा देना है तो देना है। बट सर यही प्रॉब्लम, ये शिक्षा को लेकर के जब बात आती है ना तो यही हम चूकते हैं। देखिए मुझे लगता है उतना सशक्त नहीं है निर्णय हमारा, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो सबसे पहले प्राथमिकता नहीं दी गई हमें, शायद हमें पता ही लग रहा, हमें लगता है जो पहले चैलेंजेस आ रहे हैं पहले उनको हम पहले पूरा करें, तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो नहीं आ पा रही, पहला कारण। अब आप पूछें कि, और आपको पूछना चाहिए कि प्राथमिकता हम क्यों नहीं दे रहे। अभी थोड़ी देर पहले आपसे ही बात चल रही थी और आपने कहा कि अगर हम सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो एक सही सवाल करेंगे अपनी सरकार से, जो भी सरकार होगी, जिस भी क्षेत्र में होगी, जिस भी राज्य में होगी। तो शायद कोई ऐसी मनस्थिति है या क्या ऐसा माइंडसेट है कि हमारा जो जनता है वो सवाल खड़ा करने के योग्य ही ना बने। कहीं ये माइंडसेट तो नहीं है जिसकी वजह से हम इसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं? और अगर ये है तो हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर ये माइंडसेट नहीं है तो डिटरमिन हो जाना चाहिए कि 2047 का जो हमारे लिए जो टारगेट है वो पूरा जब ही हो पाएगा जब आज जो युवक हमारा, जिसकी आयु से मान लीजिए 15 साल है, 10 साल आप दे दीजिए जिसमें आप उसको एजुकेट करके रहेंगे, तो जब तक वो 25 साल का होगा यानी कि 2037 तक लगभग, अगर वो सारा यूथ हमारा एजुकेटेड हो जाए तो अगले 5-7 साल में वो इतना कर देगा कि विकसित भारत हम कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले नहीं हो सकता जब तक सभी शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा में और जब तक सभी युवक शिक्षित नहीं होंगे हमारा देश विकसित देश हो जाए मुझे नहीं लगता। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर, स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य में सर, क्योंकि देखिए हम मतलब हर बार बजट आता है और जब से मैं छोटा हूं तब से बड़ा मेरा इंटरेस्ट रहता है कि सरकारें जो है स्वास्थ्य पे कितना खर्चा करती हैं या क्या पैसा, उनकी क्या मंशा है इस पे काम करने की। तो जैसे बजट आता है तो घोषणाएं होती हैं एम्स को लेकर। एम्स की हकीकत अभी मैंने आपको बताई एक जगह की, एम्स बनेंगे, या फिर इस बार भी क्या घोषणाएं हुई है वो घोषणाएं बताइएगा, और उसमें क्या बजट आगे पीछे हुआ है उस पर थोड़ा सा अगर आप। देखिए, इस बार कुछ अनाउंसमेंट्स तो हुए हैं कि काफ़ी सारे हेल्थ सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, और निर्मला जी ने एक बात और बड़ी अच्छी कही कि हम मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाहते हैं। क्या है सर ये मेडिकल टूरिज्म? कि कुछ इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर की सभी सुविधाएं होंगी, जैसे अपना आयुष्मान भारत है, यानी कि वहाँ आयुर्वेद भी होगा, वहाँ पर और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होंगे, जिससे कि विदेशी भी आके, जो हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं या दूसरे पड़ोसी देश के लोग हैं, या वो आकर यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकें। इसको हम मेडिकल टूरिज्म से हम समझते हैं बात को। बहुत सारे देश से तो लोग आते भी इलाज कराने, यहाँ आते भी हैं। अब उसमें कमियां क्या रह जाती हैं, वो उस पर अगर हम विचार कर लें तो हमारा मेडिकल टूरिज्म इतना प्रमोट हो जाएगा। उसके पीछे कई कारण हैं, मैं कुछ कारणों की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ। आप किसी भी देश में जाइए, अमेरिका जाइए, अभी हमारे कुछ जानने वाले अमेरिका गए और उनके दांत में दर्द था, बोले साहब 10-15 दिन तो हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, क्योंकि उनके पास अच्छे डॉक्टर की संख्या उतनी नहीं है कि वो सबको तुरंत अपॉइंटमेंट दे सके। हाँ, इमरजेंसी वाली फैसिलिटीज के लिए तुरंत हो जाएगा, लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे पास ये समस्या नहीं है जी। हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स की संख्या बहुत अच्छी है जी, और अच्छी बढ़ सकती है। हम कहाँ जूझ रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इससे रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं, इन सबको दुरुस्त कर दिया जाए, क्वालिटेटिव कंट्रोल्स हमारे अच्छे हो जाएं, एक अच्छा सुपरविजन हो जाए, फार्मा इंडस्ट्री को जो बूस्ट इस बार देने की बात की है, मैडम ने शुरुआत शायद फार्मा से की थी आज, तो उसको बूस्ट देने की बात कर दी जाए, तो मुझे लगता है हम तो मेडिकल टूरिज्म में एक जादू कर सकते हैं। हम नंबर 1 बन जाएंगे। जैसे हम आईटी में नंबर 1 है, हम मेडिकल में भी नंबर 1 बनने की कैपेसिटी रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने आज फार्मा को प्रमोट करने की बात की है, और कोरोना पीरियड में भी ये बात प्रूव हो गई थी। तो इसलिए मुझे लगता है इस तरफ अगर ध्यान हो जाएगा, शिक्षा ऊपर चले, उसके साथ साथ मेडिकल चले, मुझे लगता है हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो मेन मतलब ये है कि मेडिकल टूरिज्म पे फोकस किया जाएगा, और कुछ नए अस्पताल, बड़े अस्पताल खोलने का भी अनाउंस, कुछ फार्मा को भी प्रमोट करने की बात की है। हमारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है फार्मा को प्रमोट करने का, फार्मा को एक्सपोर्ट करने का। रशिया जैसे देश आज तैयार हैं। आप बताइए कितना हमें बेचना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल्स। हमारी बहुत सारी कंपनीज वहाँ जाके एस्टेब्लिश भी हो रही हैं, वो और भी जुड़ना चाहते हैं। बस हमें थोड़ा सा अपने आप को रीसेट करना पड़ेगा। जो भी हमारे टीदिंग ट्रबल्स आ रही हैं उनको दूर करना पड़ेगा। उसमें आज बजट में इसके ऊपर भी बात की गई है। तो इसको अगर हम कर पाते हैं तो मुझे लगता है दोनों साथ साथ चलेंगे। फार्मा डेवलप हो गया तो वो जो पैसा हम कमाएंगे वही फार्मा कंपनीज ही हॉस्पिटल बनाएंगी, उन्हीं को ही हेल्थ सेंटर्स की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। इस तरह की स्कीम्स बड़ी अच्छी लाई जा सकती हैं। मुझे लगता है ये अगर व्यवस्था सुचारू रूप से चला दी जाए तो हम इसमें आगे पहुंच जाएंगे। सर, आपने इसमें एक बड़ी अच्छी बात की कि हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग आए बाहर से जी, और सरकार की ये सोच भी अच्छी है। लेकिन सर, अब जो तीसरा पॉइंट आता है जिसकी वजह से हमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी जी, वो हमारा एनवायरनमेंट, जिसमें हम बिना कुछ किए धरे बीमार पड़ रहे हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा गला फंस रहा है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है जी। पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को लेकर के सरकार कितनी सजग दिखी इस बजट में? मतलब हैरानी की बात है। मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ इस बार के बजट से इस मुद्दे को लेकर कि मुझे कुछ कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिससे हम ये कह सकें या विश्वास ला सकें कि हाँ अब एनवायरनमेंट पे काम होगा, अब पोल्यूशन के ऊपर कुछ काम होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये लड़ाई से हम इससे इतना डर गए हैं कि बिना लड़े ही हमने हार मान लिया, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। और ये ठीक कही गई है जिसने भी बात कही है कि अगर हम इस मुद्दे को नहीं ले पाएंगे तो हम सारे मुद्दों में फेल हो जाएंगे। तो पहले हमें इसमें सफल होना होगा, नहीं तो हमारा यूथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब पोल्यूशन से ही झगड़ा करेगा तो बाकी तो वो क्या ही करेगा। मैं जब ये बात पूछ रहा था तो मेरे जहन में था कि ये बजट कहाँ पेश किया जा रहा है? दिल्ली में पेश किया जा रहा है। वो दिल्ली जो देश का दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी और देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर है। वहां पर आज वित्त मंत्री जाकर के बजट पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि 5 साल बाद कोई वित्त मंत्री जब बजट पेश करने जा रहा होगा तो खांसते हुए जा रहा होगा, क्योंकि हमारी सरकार इस पोल्यूशन के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि मैंने सर से भी पूछा उत्सुक होकर कि भाई पोल्यूशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर बजट में क्या है। और जहां इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, जहां बजट लाया जा रहा है, वहीं के लोग अगर नहीं सोच रहे हैं तो फिर कैसे होगा। सर, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कई खिलाड़ियों ने देश में आने से मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, फाइन भर देंगे।
कई सारे, अभी गीता गोपीनाथ से बीते दिनों सवाल हुआ था कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, उसको लेकर के क्या दुनिया में माहौल है, क्या चैलेंजेस, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा दावोस में कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो विजिबल है, मतलब दिख रही है, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। मेरे कुछ क्लाइंट्स बॉम्बे से जो मिलने आना चाहते हैं, वो मेरे से बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए, दिल्ली मत बुलाइए। तो जब देश में ही ये परिस्थिति है तो बाहर से तो किसी की क्या हिम्मत होगी आने की, और इसको हमें जल्द से जल्द एड्रेस करना पड़ेगा। और ये हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा, और बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे साथ दूसरे देशों का। आप देखिए, आपको चाइना का एग्जाम्पल पता होगा। एक बार एक सिचुएशन ये थी कि उनकी शायद AQI हमसे भी वर्ष थी, पर उन्होंने इसको मिशन की तरह लिया और वो उसमें सफल हुए। तो हम इसे मिशन की तरह क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, ये बात समझ से परे है। और सर मजे की बात आपको बताऊं, जब चाइना में AQI की प्रॉब्लम थी तो हमारे जो नेता थे या हमारा जो इकोसिस्टम है पॉलिटिकल, वो उसको उदाहरण के तौर पे देखता था, देखो चाइना में भी इतना प्रदूषण है। अब वो उदाहरण नहीं बताता जो आपने अभी बात बताई कि चाइना ने इसको युद्ध स्तर पे जाकर के बीजिंग में ठीक कर दिया जी, इसका उदाहरण नहीं मिलता। तो ये हमारी मतलब पॉलिसी पैरालिसिस की तरफ दिखता है। ये मुझे नहीं लगता, आप माफ कीजिएगा, आप बहुत सारे चैनल में गए होंगे, आपसे शायद इस पे किसी ने सवाल पूछा कि पॉल्यूशन को लेकर कोई बजट था। बस छोटी मोटी बात होती है और फिर दोनों तरफ से कोई ना सही सवाल होता ना सही जवाब होता, और फिर अगले मुद्दे पे आ जाते हैं। जबकि ये सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा, और मैं चूंकि आप देश के जाने माने वकील भी हैं, CA भी हैं, और मुझे लगता है कि आप जब इस बात पे चिंता जताएंगे तो हो सकता है आज इस बजट में बात नहीं हुई, आपके थ्रू अगर बात होगी, ये क्लिप जाए सरकार तक पहुंचे, क्योंकि आप लोग एक तरीके से सलाहकार की भूमिका में भी रहते हैं। हम लोग सर कोई आलोचना करने के लिए नहीं खड़े होते हैं, हम लोग की समाधान की तरफ हमारा भाई इशारा है कि समाधान आप जो कैसे सब हो। आपके जो सारी पूंजी लग रही है वो सब खराब है अगर ये मौसम ही खराब रहेगा। अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका बच्चा भी अगर बाहर पढ़ता होगा, जाते होंगे बाहर, 1 AQI 2 AQI 3 AQI वहाँ 50 हो जाता है तो अलार्मिंग सिचुएशन बताते हैं। अब देखिए, मेरे को वॉक का बहुत शौक है मॉर्निंग में जी, कि जब तक आधे घंटे 1 घंटे हम प्रकृति की गोद में नहीं चले जाएं, पेड़ों से कुछ बातचीत नहीं कर लें, तो आनंद नहीं आता पूरा दिन बिताने का। मुझे पिछले कई महीनों से वॉक बंद करनी पड़ी। अब मैंने तो जिम ज्वाइन कर लिया, अब उसमें जितना लाभ मिल सका मिला, पर बाकी सब तो नहीं कर सकते। तो क्या हम घर में बंद हो जाएंगे? हम कैसे स्वस्थ, या हम कुछ भी कैसे कर पाएंगे? देश में हम योगदान भी कैसे देंगे? हमें घर में ही बंद होना होगा तो। अच्छा, इस पे मैंने विचार किया जब बाहर दूसरे देशों में जाने का मौका मिलता आप है। तो जाते रहते होंगे। तो जी, तो जब किसी ना किसी कार्य से, क्योंकि मैं मेंबर हूँ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टैक्स जजेस का, तो जब वहाँ कभी कोई कॉन्फ्रेंस होती है या यूनाइटेड नेशन से कोई इन्विटेशन आता है, तो न्यूयॉर्क या जिनेवा जाने का अवसर मिलता है, तो मैंने देखा कि क्या चक्कर है, वहाँ बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। तो फर्क क्या है? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? तो एक चीज़, कई सारे और कारण हो सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये है कि आपको बाहर पूरे शहर में कहीं भी एक्सपोज्ड लैंड का पीस नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सपोज्ड अर्थ नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। एक्सपोज मतलब या तो वो घास से कवर्ड होगी, या कंक्रीट से कवर्ड होगी, या लकड़ी का छोटा छोटा बुरादा डाल देते हैं उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ आपको बहुत जगह, आप अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलिए, इतनी शानदार बिल्डिंग है आपकी, करोड़ों इसमें लगा होगा, हजारों करोड़ रुपया, लेकिन बाहर निकलिए, वो एक्सपोज अर्थ जो होती है, यानी कि उस पर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो जहां जैसे कोई वहां निकलेगा या कोई व्यक्ति उस पर चलेगा तो धूल उड़ेगी। और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों, 3.5 करोड़ की जनसंख्या है हमारी दिल्ली एनसीआर की तो और ज्यादा होगी, दिल्ली की 3.5 करोड़, तो 5 करोड़ लोग जब उसमें से निकलेंगे ऐसी जगह से, तो वो धूल तो उड़ेगी उड़ेगी। अब एक कारण बन गया, यानी कि धूल के कण आ गए, तो वो कैरियर बन गया पोल्यूशन का। वो कैरियर चूंकि बन गया है तो हर चीज कारण बनेगी, व्हीकल भी कारण बनेगा, कंस्ट्रक्शन भी कारण बनेगी, सब कारण बनेगी। आप पहले मेन कारण को दूर कीजिए ना। आप कंस्ट्रक्शन तो नहीं बंद कर सकते, आप व्हीकल्स को कम भी कर लेंगे तो भी क्या करेंगे? अच्छा चलो सारे हटा दीजिए, डीजल ट्रक्स सारे हटा दीजिए, तो भी आपके पास पोल्यूशन है। तो इसका मतलब व्हीकल रीजन नहीं है। कंस्ट्रक्शन बंद करवा दीजिए, टोटल बंद करवा दीजिए, फिर भी पोल्यूशन है, फिर भी AQI वहीं की वहीं है, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन भी रीजन नहीं है। तो पहले हम मूल कारण देखें क्या है जी। तो आप एक बार जब नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं किसी भी देश में, आप देखिए कि आपको एक भी छोटा सा 1 स्क्वायर इंच एक्सपोज्ड मिल जाए, हो ही नहीं सकता। या तो घास होगी, या अगर मान लो बाग बगीचा भी है तो उसमें लकड़ी का बुरादा या कंक्रीट या कुछ थोड़ा बहुत वो जो गिट्टी आती है वो डाल देते हैं, जिससे कि धूल इतनी सी भी ना उड़ पाए। ओके, उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। अब आपने ग्रैप 3 ग्रैप 4 लगा दिया, भाई आपने ग्रैप 3 ग्रैप 4 लगा दिया, कंस्ट्रक्शन वालों को तो आपने कर्टन कवर कर ही दिया ना, तो वो कौन सी मिट्टी उड़ा रहे हैं? मिट्टी तो नीचे जमीन से उड़ रही है, उन्होंने तो कवर कर ही दिया। वो जो मजदूर वहां पे काम कर रहा है वो कहां से कमाएगा? तो ऐसे आर्टिफिशियल रीजन से कंट्रोल करके कुछ नहीं होगा, मूलभूत कारण पे जाना पड़ेगा। ये बहुत मार्के की बात कही, और इसीलिए हमने लगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये 3 सबसे ज़रूरी विषय हैं, और इन 3 विषयों पे बात करने के लिए किसी जानकार व्यक्ति को बुलाना चाहिए।
तो पहला ये वीडियो आपने देखा, आप इसको समझिए। और हमारी जो दरख्वास्त है वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, तमाम आईएएस, तमाम जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, तमाम बाबू हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस दिशा में भी सोचिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त है कि ये इतना भयानक राक्षस है प्रदूषण, अगर इस पर केंद्र की सरकार नहीं सोचेगी तो किसी राज्य के बस का नहीं है। दिल्ली में कभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, आसपास के राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक सरकारें बदलती रहेंगी, कुछ नहीं होगा, इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता रहेगा। और देश के लिए शर्म की बात होती है जब कोई खिलाड़ी बाहर से बैडमिंटन का आने के लिए कह दे कि मैं नहीं खेलूंगा ये मैच, मुझे जुर्माना देना होगा तो दे दूंगा, मुझे अपनी सांसों की कीमत पे कोई भी बैडमिंटन का मैच मंजूर नहीं है। तमाम बड़े लोग यहाँ अगर आने से मना कर दें तो ये देश के लिए लानत का विषय होना चाहिए। और देश के बजट में जिससे देश को उम्मीद रहती है, अगर उसमें इस विषय को एड्रेस नहीं किया जाता है तो ये सोचने वाली बात है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। तनेजा जी हमारे साथ हैं। हम अगला अभी वीडियो जो है जीएसटी को लेकर के, जो टैक्स में जो तमाम बदलाव हुए उसको लेकर के, और बजट में जो 10 इंपॉर्टेंट बातें हैं, खास करके सोना चांदी और तमाम बातों को लेकर के, इस पर भी अगला वीडियो करने वाले हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।